नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पे चल रही एनसीईआरटी क्लास 7th ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है एयर। दोस्तों, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम लोग ज्योग्राफी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो ये आपके बहुत सारे फिजिकल ज्योग्राफी के, टू बी मोर प्रिसाइज क्लाइमेटोलॉजी के जो बेसिक्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसमें किन किन चीज़ों के ऊपर मैं विशेष रूप से ध्यान देने वाला हूँ। नंबर 1, मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूँगा एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर में भी मैं 2 चीज़ों के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, पहली चीज़ मैं बात करूंगा एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन के बारे में। दूसरी चीज़ मैं आपके साथ बात करूंगा एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में। जब हम कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो बहुत ही बेसिक चीज़ों को समझेंगे कि हमें एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस देखने को मिलती हैं। जब दोस्तों हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आपको समझाऊंगा कि बेसिकली एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में कौन सी लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर हुआ, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर हुआ, मीजोस्फेयर हुआ, वगैरह वगैरह। वंस हमने ये चीज़ों को समझ लिया, इस एटमॉस्फेयर के अंदर जो आपको क्लाइमेटोलॉजी के इंडिकेटर्स होते हैं हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। क्लाइमेटोलॉजी के दोस्तों इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं? टेम्परेचर है, प्रेशर है और ह्यूमिडिटी है। और हम लोग इनको ब्रीफली समझेंगे कि टेम्परेचर बेसिकली यहाँ पे हमें क्यों देखने को मिलता है, इंसोलेशन क्या होती है, सोलर इंसोलेशन क्या होती है। प्रेशर के रूप में हम लोग बात करेंगे कि हाई प्रेशर, लो प्रेशर चीज़ें क्या होती हैं, कैसे पैदा होती हैं। और इससे जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द टॉपिक ऑफ विंड्स, उसको डिस्कस करेंगे कि विंड्स कैसे पैदा होती हैं, अलग अलग तरह की विंड्स कौन सी होती हैं, उनका वर्गीकरण किस बेसिस पे किया गया है। एंड देन वी विल ऑल्सो ब्रीफली टॉक अबाउट ह्यूमिडिटी, और उसमें हम लोग बात करेंगे कि प्रेसिपिटेशन बेसिकली क्या होती है और क्या क्या तरह की प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिलती है, क्या क्या तरह की हमें रेनफॉल देखने को मिलती है। आई नो ये बहुत सारी बातें हैं जो कि मैंने यहाँ पर कही हैं, लेकिन क्योंकि ये क्लास 7th की ज्योग्राफी है तो हम लोगों इन चीज़ों को उतना ही डिस्कस करेंगे जितना कि क्लास 7th की ज्योग्राफी में दिया गया है। उससे ज़्यादा बढ़कर के हम लोग इसकी डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, लेकिन टाइम आने पर जब हम क्लास 9th की और क्लास 10th की ज्योग्राफी को हम लोग कवर करेंगे, 11th की ज्योग्राफी को, उस टाइम पे जाकर के हम लोग चीज़ों को और भी डिटेल में कवर डेफिनेटली करेंगे। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बी प्रिपेयर्ड। इसी मौके पे शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल्सो शुरू करने के पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, टेक्स्ट बुक आपकी तैयारी को आसान करने के लिए एक बहुत ही अनोखा इनिशिएटिव लेकर आया है, जिसमें कि सुपर कोचिंग के माध्यम से आप लोग अपने घर बैठ कर के इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट की मदद से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इनसे पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर केवल एक सिंगल सब्सक्रिप्शन परचेज करनी होगी, जिसमें कि आपको स्टडी नोट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे और आपका डाउट रेजोल्यूशन भी अवेलेबल करवाया जाएगा। इसमें अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपको केवल और केवल 30,000 रुपीज़ पर एनम का खर्चा देना होगा, जिसमें कि 20% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा अगर आप लोग मेरा स्पेशल रेफरल कोड A2 सर इस्तेमाल करते हैं। ये वाली आपको इफेक्टिव कॉस्ट यहां पर देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट, सबसे पहले बात करते हैं एयर के बारे में। जैसा कि चैप्टर का टाइटल है दोस्तों, हमारा जो अर्थ है इट इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर, जिसको कि हम लोग एटमॉस्फेयर या फिर हम लोग हिंदी में इसको वायुमंडल भी बोल देते हैं। ये जो एटमॉस्फेयर है, ये वाला जो वायुमंडल है, इसमें जो आपको हवा देखने को मिलती है ये वही वाली हवा है जो कि दोस्तों हम लोग ब्रीद करते हैं। इसमें आई थिंक कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि यही वाला एटमॉस्फेयर जो कि हमारे आसपास होता है, इसी में से हमें जो हवा मिलती है उसी के माध्यम से हम लोग जो है सांस लेते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इस हवा की इतनी अहमियत है कि ये सन से आने वाली जो हार्मफुल सनरेज है, कई सारी सनरेज हार्मफुल होती हैं, उससे भी हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। वो कैसे करती है वो हम समझेंगे जब हम समझेंगे एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को, कि अलग अलग जो लेयर्स होती हैं वो किस तरीके से हमें बचाने का काम करती हैं। वहां पर जाकर के हम उस चीज को डिटेल में समझेंगे। डायरेक्टली जंपिंग टू द पॉइंट विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, अगर हम लोग एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन की बात करें तो आई एम श्योर आपको मालूम होगा कि नाइट्रोजन जो है वो 78% फॉर्म करती है दोस्तों, ऑक्सीजन जो है वो 21% फॉर्म करती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% फॉर्म करती है और अदर गैसेज 0.96% फॉर्म करती हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो वेटेज है वो अदर गैसेज से भी आपको काफी कम देखने को मिलता है। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसीलिए ये वाले जो कंडीशंस है आपको केवल धरती पर ही देखने को मिलते हैं और इसीलिए आपको धरती पर लाइफ यानी कि जीवन देखने को मिलता है। इसीलिए आपको यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग प्लांट ऑर्गेनिजम्स वगैरह वगैरह देखने को मिलते हैं।
Carbon dioxide, helium, ozone, argon and hydrogen are found in lesser quantities. Tiny dust particles are also present in the air. तो यहां पर आपका क्या है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो आपको मोटी मात्रा में देखने को मिलते हैं, बाकी जो गैसेस हैं CO2, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन वगैरह वगैरह ये सब आपको छोटी मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। डायरेक्टली कमिंग टू पॉइंट कि नाइट्रोजन का बेसिकली क्या फायदा है। दोस्तों नाइट्रोजन, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला पॉइंट तो यही है कि दिस इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। आपको सबसे भारी मात्रा में मिलने वाली गैस अगर कोई है हवा में तो आपको नाइट्रोजन ही देखने को मिलती है। जो आपके प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन चाहिए रहती है अपने सर्वाइवल के लिए। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। ये जो है डायरेक्टली जो है एयर में से नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को प्लांट्स लेते कैसे हैं? इनडायरेक्टली लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक प्रोसेस जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप लोग इस चीज के बारे में डिटेल में अपने एनवायरनमेंट के लेक्चर्स में कवर करोगे कि एग्जैक्टली जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, कौन से बैक्टीरिया, कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। फिक्स करने का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन की फॉर्म को इस कदर बदला जाता है कि बेसिकली नाइट्रोजन का अब्जॉर्प्शन हो सके। बैक्टीरिया टेक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। दीज बैक्टीरिया लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। तो यहाँ पर कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन की फॉर्म को चेंज करते हैं, इस तरीके से चेंज करते हैं ताकि प्लांट्स उसको अल्टीमेटली यूज कर सके। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इवन दो इंसान डायरेक्टली नाइट्रोजन को ब्रीथ नहीं करता, लेकिन नाइट्रोजन की अहमियत इतनी ज्यादा है कि वो प्लांट्स को ग्रो करवाने में हेल्प करती है। और क्योंकि वो प्लांट्स को ग्रो करवाने में हेल्प करती है, प्लांट्स आगे जाकर के इंसान को खाना देते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा आपका फूड चेन चल रहा है। सेकंड बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन आपका आती है सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। बिल्कुल पहला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। बिल्कुल सही बात है कि हम लोग जब ब्रीथ करते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन को ही ब्रीथ करते हैं। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, प्लांट्स ब्रीथ आउट ऑक्सीजन, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। केवल 3 बातें हैं, ये तो हमने बहुत पहले पढ़ी हुई हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और इमीडिएटली ऑक्सीजन को वहां से प्रोड्यूस करते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं इंसानों को ऑक्सीजन यहां से भी मिलती रहती है। नंबर 3 पे आती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस, जिसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। केवल आज ही नहीं बल्कि आने वाले लेक्चर्स में भी मैं बार बार कार्बन डाइऑक्साइड की बात करने वाला हूं। कार्बन डाइऑक्साइड इवन दो बहुत ही कम मात्रा में हमें देखने को मिलती है, लेकिन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस। पहला पॉइंट तो इसमें यही है कि ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो ग्रीन प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं ऑब्वियसली अपने खाने को बनाने के लिए, और इमीडिएटली ऑक्सीजन को यहाँ पे रिलीज कर देते हैं। तो आप देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या कुछ होता है। एक तो आपको सनलाइट चाहिए, नंबर 1, दूसरा आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा आपको चाहिए ऑक्सीजन वाटर, और अल्टीमेटली निकलता क्या है दोस्तों? निकलता आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको शुगर निकलती है और आपका ऑक्सीजन निकलता है। ये 2 चीजें जो है आपके प्रोडक्ट्स में आती हैं। ये 3 चीजें जो है ये आपके रिएक्टेंट्स में आते हैं। सो ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज कोल एंड ऑयल एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हार्म आवर प्लैनेट। और इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग की आजकल इतनी चर्चा होती है, बिकॉज इतने सारे समिट्स, इतने सारे सम्मेलन होते हैं, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो अहमियत है इसके बारे में डिस्कशन करना हमारे लिए बहुत रेलेवेंट बन जाता है। तो पॉइंट्स वही हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस है, प्लांट्स इसको यूज़ करते हैं, ह्यूमंस इसको रिलीज करते हैं, लेकिन इसके बर्निंग की वजह से जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसकी वजह से इसकी अहमियत काफ़ी बढ़ चुकी है। यहाँ पर अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सेप्ट को समझना है तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है ग्रीन हाउस गैस का, जिसके बारे में एनसीईआरटी बात करती है, उसके बारे में ब्रीफली बात कर लेते हैं। होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है, इट क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। कैसे होता है इसको मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका धरती है, ये आपकी धरती है, राइट, ये वाला पार्ट आपका धरती का पार्ट है। अब इसने क्या किया कि इसने बेसिकली यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है बहुत सारी चीजों से, जैसे फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से, गाड़ियों से, इंडस्ट्री से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरीके से रिलीज किया जा रहा है। अब दोस्तों क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब रिलीज किया गया तो एटमॉस्फेयर में जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड ने इस तरीके से एक सर्कल बना लिया। मान लीजिए ठीक है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पूरे के पूरे आपके धरती को घेर कर बैठी है। अब जो सोलर रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन की वजह से जो आपकी हीट अंदर आ रही थी, वो हीट जब अंदर तो आती है वो कायदे से बाहर भी जानी चाहिए, तभी तो एक टेम्परेचर का बैलेंस मेंटेन करेगा। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो यहाँ पे कवच बना हुआ है ना, ये इसको बाहर नहीं जाने देती, ये इसको यहीं पे अंदर ही ट्रैप कर लेती है,
जिसकी वजह से जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती जाएगी एटमॉस्फेयर में, धरती के ऊपर जो गर्मी है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, उसकी वजह से जो धरती का टेम्परेचर है, जो ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम बोलते हैं, वो काफी ज्यादा दोस्तों बढ़ जाएगी। इस चीज को ग्रीन हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेम चीज एक ग्रीन हाउस में आपको देखने को मिलती है। अगर आपने कभी देखा होगा, ग्रीन हाउस जो है ये एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे पौधे होते हैं, जिसमें कि आप लोग इस सारे के सारे पौधों को बेसिकली एक ग्रीन हाउस के अंदर रखते हैं दोस्तों। ये जब आप इनको ग्रीन हाउस के अंदर रखते हैं, इसका पर्पस ये होता है कि ये जो है आपकी हीट को अंदर ट्रैप करे, सो दैट जो हीट बाहर ना जाए और पौधों की जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से हो सके। ये ग्रीन हाउस जो है ये मेनली आपको ठंडे इलाकों में देखने को मिलता है, ताकि जितनी भी हीट है उसको हम लोग ट्रैप कर सकें। इनफैक्ट अगर आपने कभी अपनी गाड़ी में बैठे होंगे गर्मियों में, तो आपने रियलाइज किया होगा कि अगर शीशे बंद होते हैं गाड़ी के, तो उसके बाद जाकर के जब आप गाड़ी में बैठते हैं दोस्तों, उस केस में बेसिकली वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का ही एक तरीके से वो आपको मैनिफेस्टेशन देखने को मिल रहा होता है। क्योंकि ये वैसे ही काम करता है, वैसे ही हीट को ट्रैप करता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। आपको बता दूं कि दुनिया में केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है जो कि ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है, और भी कई सारी गैसेस होती हैं जिनको कि हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। उन सभी चीज़ों को आप लोग अपने एनवायरनमेंट के लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। अच्छा, ये वाली बात भी है कि ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एक लिमिटेड अमाउंट में होनी चाहिए, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड के होने की वजह से ही धरती के ऊपर जो हीट के लेवल्स हैं वो मेंटेन किए गए हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं होगी, उस केस में धरती बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी, और उस केस में दोस्तों यहाँ पर एनिमल्स का, ह्यूमंस का रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन जाएगा। इसी पर्टिकुलर ग्रीन हाउस गैस से जुड़ी हुई जो चीज है वो आपका आता है ग्लोबल वार्मिंग का। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल काफी बढ़ जाता है, हीट रिटेन्ड इंक्रीजेस द टेम्परेचर, द लेवल increases due to burning of fossil fuels. This is called as global warming. It has many negative effects. वो obviously आप लोग जानते हैं, जैसे कि polar snow, floods, climate change वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें जो है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही देखने को मिलती हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्लाइमेट चेंज कैसे इंटरलिंक्ड है। ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों कॉजेशन है और क्लाइमेट चेंज उसका आउटकम है। ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों कॉजेशन है और क्लाइमेट चेंज उसका आपको यहाँ पर आउटकम देखने को मिलता है। ये कहानी है कार्बन डाइऑक्साइड की, और ये कहानी थी आपकी तीनों गैसेस की जो की बात करनी थी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी कि एटमॉस्फेयर जो है वो अलग अलग लेयर्स में जो बटा हुआ है वो किस तरीके से है। तो इसमें आपको ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग ब्रीफली जल्दी से बात करेंगे। यहाँ पर ये वाला डायग्राम को देख लीजिए, काफी अच्छा डायग्राम है ये। यहाँ पे आप देखिए कि ये ट्रोपोस्फेयर दिखाया हुआ है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर दिखाया हुआ है, देन मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर दिखाया हुआ है। यहाँ पर ये टेम्परेचर्स आप देख पा रहे होंगे कि टेम्परेचर्स जो हैं वो किस तरीके से वेरी कर रहे हैं। इसमें टेम्परेचर क्या होता है कि इसमें ये वाली जो आपकी ट्रोपोस्फेयर है, इसमें टेम्परेचर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं गिरता है। स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। मीजोस्फेयर में जैसे आप ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है। थर्मोस्फेयर में जैसे आप ऊपर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर डिक्रीज होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है, यहाँ पे डिक्रीज होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है। सो जी हाँ, ऑल्टरनेटिवली हमें देखने को मिलता रहता है, टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है। हर लेयर की अपनी कुछ ना कुछ खास बातें हैं जिनके बारे में अब लोग हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर जिसके नाम है ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि पूरी की पूरी जो धरती है, पूरे के पूरे जो वेदर फिनोमेना है, जो भी आपकी बारिश हुई, जो भी आपका मॉइस्चर हुआ, जो भी आपका प्रेशर हुआ, जो भी आपकी विंड्स होती हैं, जो आपकी हवाएं चलती हैं दोस्तों, वो सभी की सभी चीजें ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। इसीलिए इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसकी जो एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट कैसे होती है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पर हमने धरती बना दी, तो ये धरती का सरफेस है, ये धरती का सरफेस है, पूरा गोल सरफेस है दोस्तों। इसकी जो एवरेज हाइट है ना, ये बदलती रहती है, थोड़ा मौसम के अनुसार भी और थोड़ा लैटिट्यूड्स के हिसाब से भी, मतलब थोड़ा बहुत सीजन्स के हिसाब से और थोड़ा बहुत जो है लैटिट्यूड्स के हिसाब से आपका यहाँ पर बेसिकली जो हाइट है वो वेरी करती रहती है। इसकी जो एवरेज हाइट है वो आपको 13 किलोमीटर की देखने को मिल जाती है। द एयर वी ब्रीथ ऑल्सो एग्जिस्ट हेयर। जो भी हम लोग हवा जिससे हम लोग श्वास लेते हैं वो भी दोस्तों आपको यहीं देखने को मिलती है। जो भी वेदर फिनोमेना होता है
ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेलस्टॉर्म अकर इन दिस पर्टिकुलर लेयर। इसमें कोई दो राय नहीं, मैंने आपको बता दिया, इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर मानी जाती है। सेकेंड लेयर की बात करें, स्ट्रैटोस्फेयर। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रैटोस्फेयर। जैसे ही आपका ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है उसके बाद स्ट्रैटोस्फेयर आता है दोस्तों। यहां पर बल्कि बीच में और लेयर्स भी आती हैं जिसको कि हम लोग माइनर लेयर्स बोल देते हैं। यहां पर आपको देखने को मिलता है ट्रोपोपॉज। स्ट्रैटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में आपको देखने को मिलता है स्ट्रैटोपॉज। मीजो और थर्मो के बीच में आपको देखने को मिलता है मीजोपॉज। लेकिन हम उसके बारे में अभी डेप्थ में बात नहीं करेंगे, ब्रीफली आपको बता रहा हूं कि ट्रोपो और स्ट्रैटो के बीच में ट्रोपोपॉज होता है, स्ट्रैटो और मीजो के बीच में स्ट्रैटोपॉज होता है, मीजो और थर्मो के बीच में मीजोपॉज होता है। अब स्ट्रैटोस्फेयर की जो हाइट है ये लगभग जाती है 50 किलोमीटर तक। जो भी आपके एरोप्लेन्स होते हैं वो इसी पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको क्लाउड्स भी कम देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको जो है दोस्तों वो टर्बुलेंस भी देखने को नहीं मिलती। ट्रोपोस्फेयर में क्या है, ट्रोपोस्फेयर में टर्बुलेंस बहुत है। अगर रेनफॉल होगी, ठीक है, तो रेनफॉल होने के लिए विंड्स का ऊपर नीचे होना पड़ता है, विंड्स का राइज होता है, कुछ विंड्स नीचे आती हैं, कुछ चीजें इधर उधर हो रही होती हैं। क्योंकि ये सब चीजें हो रही होती हैं इसीलिए वेदर फिनोमेना की वजह से टर्बुलेंस हमेशा यहाँ पे रहती ही है। ज्योग्राफी की भाषा में हम लोग इसको इंस्टेबिलिटी बोलते हैं कि ये एक एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटीज आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रैटोस्फेयर की बात करें, यहां पर आपको स्टेबिलिटीज देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से एरोप्लेन्स यहां पर आसानी से फ्लाई कर पाते हैं। इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। इसमें आपको ओजोन गैस की भी एक लेयर देखने को मिलती है जो कि सन रेज की हार्मफुल इफेक्ट से आपको बचाती है। ठीक है, ये भी स्ट्रैटोस्फेयर का ही है। स्ट्रैटोस्फेयर में दोस्तों आपको तीनों चीजें ध्यान रखनी है, इसकी हाइट कितनी है, एरोप्लेन्स इसमें फ्लाई करते हैं और इसमें आपको ओजोन गैस की भी लेयर देखने को मिलती है जो कि सन से आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है उससे आपको बचाती है। नेक्स्ट है मीजोस्फेयर। ये उतनी कुछ इंपॉर्टेंट लेयर नहीं है, ये थर्ड लेयर है। इट इज लाइज अबव द स्ट्रैटोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। बिल्कुल 50 के ऊपर जब आप जाएंगे तो 80 किलोमीटर तक आपको मीजोस्फेयर देखने को मिलता है। मीटियोराइट्स जो है दे बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम दिस स्पेस। याद कीजिए मैंने आपके साथ क्लास 6 में बात करी थी कि अगर कोई मीटियोर एंटर कर जाता है तो उसको फिर किस तरीके से मीटियोरॉइड फिर मीटियोराइट कहा जाता है। अगर कोई मीटियोर यहां तक पहुंच जाता है तो दोस्तों वो यहां पर आकर के बर्न अप होना शुरू हो जाता है और उस केस में हम लोग इसको मीटियोराइट बोलते हैं। तो ये कहानी है मीजोस्फेयर की। मीजोस्फेयर में क्या था, टेम्परेचर अगेन आपका कम हो रहा था, यानी कि जहां पर आप देखेंगे तो -15 डिग्री सेल्सियस था, यहां पे मीजोस्फेयर के टॉप पे आपको देखने को मिलेगा -90 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इस पूरे के पूरे एरिया में जो कि ये शुरू हुआ 65 से लेके 85 तक चला गया, तो इसमें आप देखेंगे तो आपका जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो काफी कम हो गया। डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पर सर ये 65 से 85 क्यों लिखा आपने, 50 से 80 क्यों नहीं लिखा, ये एवरेज है। यहां पर हमने जो 80 किलोमीटर लिखी है ये एवरेज है। अलग अलग जगह पे हमें हाइट का थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता रहता है। ये 80 किलोमीटर है, ये 50 किलोमीटर है, इसकी हाइट 13 किलोमीटर की रहती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के बाद हम लोग एक्सोस्फेयर की भी ब्रीफली बात करेंगे। मीजोस्फेयर के ऊपर आती है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर दोस्तों बहुत तेजी से बढ़ता है विद इंक्रीजिंग हाइट। एकदम से आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया भी हुआ है कि -86.5 से हमें 1200 डिग्री सेल्सियस तक जाता हुआ देखने को मिल जाता है। आयनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। तो ये 80 के बाद आपको लगभग 400 किलोमीटर तक देखने को मिलता है, जिसमें कि वैसे थर्मोस्फेयर काफी बड़ा है लेकिन थर्मोस्फेयर के अंदर जो आयनोस्फेयर का पार्ट है वो आपको 80 से 400 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। द आयनोस्फेयर रिफ्लेक्ट्स एंड मॉडिफाइज रेडियो वेव्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन। इंसानों के लिए आयनोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली इंसानों के लिए इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके माध्यम से आप लोग रेडियो वेव्स की कम्युनिकेशन और नेविगेशन कर पाते हैं। एंड फाइनली इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक्सोस्फेयर जो कि अपर मोस्ट लेयर है। ये बेसिकली आपका थर्मोस्फेयर के भी ऊपर जाके शुरू होता है। ये देखिए यहाँ पर आपको एक्सोस्फेयर देखने को मिलता है। इट हैज वेरी थिन एयर, लाइट गैसेस जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। कई सारी किताबों में आपको बताया जाएगा कि थर्मोस्फेयर जो है वो एक्सोस्फेयर का ही पार्ट है, जो कि गलत नहीं है। कई सारी किताबें इसको 4 लेयर्स मानती हैं, ये बोलती हैं, ठीक है, ये बोलती हैं कि बेसिकली यहाँ पर आपका एक्सोस्फेयर भी बेसिकली एक बड़ा स्फेयर है जिसके अंदर थर्मोस्फेयर आपको देखने को मिल जाता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बेसिकली थर्मोस्फेयर भी एक लेयर है। अगर आप उसको अलग भी बोलेंगे तब भी गलत नहीं है, अगर आप उसको उसका पार्ट भी बोलेंगे तब भी गलत नहीं है। एक छोटी सी चीज आपको होमवर्क के नाम पे देता हूं, आपको जाके देखना है कि ये कर्मन लाइन बेसिकली किसे कहा जाता है, ठीक है।
ये था आपका कुल मिला के एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन और एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं वेदर और क्लाइमेट की। अब हम लोग समझेंगे अलग अलग क्लाइमेटोलॉजी से जुड़े हुए इंडिकेटर्स के बारे में। दैट इज योर टेम्परेचर, दैट इज योर प्रेशर, दैट इज योर ह्यूमिडिटी, और प्रेशर के साथ संबंधित जो हमें विंड्स देखने को मिलती हैं तो उसको भी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। वेदर मैंने आपको बताया था, याद कीजिए कि पिछले कुछ चैप्टर्स में डिस्कस किया था। वेदर बेसिकली आपकी जो आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन होती है, ये आपकी ड्रामेटिकली चेंज कर सकती है फ्रॉम डे टू डे। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड इज नोन एज द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। जब हम उसका पूरा औसत निकाल लेते हैं तो उसको क्लाइमेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि भारत का जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है, तो ये हम क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। और ये ऐसा नहीं कि ये हर दिन बदलता रहता है, क्लाइमेट आपने नाम दे दिया, वेदर बदलता रहता है। जैसे आप लोग किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं आज मौसम कैसा है दोस्तों, तो वो हम लोग वेदर की बात कर रहे होते हैं कि भाई सुबह धूप थी, अब बारिश हो रही है, शाम को मौसम ठंडा हो गया है, तो ये वेदर है। ये शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर है। ये क्लाइमेट जो है ये लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ द वेदर होता है। नाउ इस वेदर और क्लाइमेट में ना कई सारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को समझ लेते हैं। मैंने आपको समझाया भी था क्लास 6 के एनसीईआरटी में कि जो बेसिकली हमारा इक्वेटर, जो हमारा धरती है, उसके ऊपर सन की किरणें पड़ रही हैं। मैंने आपको बताया था कि सन की किरणें जो है वो मैक्सिमम ओवरहेड जाती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और सदर्न हेमिस्फीयर में जाती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। इसके ऊपर सन की किरणें बिल्कुल डायरेक्ट कभी नहीं जाती, हमेशा स्लांटिंग रूप में जाती हैं। यहां पर तो डायरेक्ट आती हैं ऊपर, यहां पर भी डायरेक्ट ऊपर आती हैं, यहां तक भी डायरेक्ट ऊपर आती हैं, लेकिन इसके पीछे ये बेसिकली स्लांटिंग तरीके से जाती हैं। अब आप खुद सोचिए कि जहां पे सन की किरणें स्लांटिंग तरीके से जाएंगी तो वहां पर तो हीट जो है वो कम होगी, इसीलिए हमें नॉर्थ और साउथ पोल पे काफी बर्फ देखने को मिलती है और इन एरियाज में हमें काफी गर्मी देखने को मिलती है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज द टेम्परेचर। इंसोलेशन इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर। तो बेसिकली जो इंसोलेशन है वो ये निर्धारित करती है, ठीक है, कि बेसिकली आपका टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। इस पूरी की पूरी चीज को जो हम बोल रहे हैं ना कि सन की तरफ से किरणें आ रही हैं दोस्तों, इसको हम लोग सिंपल भाषा में सोलर इंसोलेशन का नाम दे देते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? इसको हम लोग सिंपल भाषा में सोलर इंसोलेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ हॉटनेस, कोल्डनेस, टेम्परेचर इसको कहा जाता है। इंसोलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को डिटरमाइन करेगी। ऑब्वियसली इंसोलेशन जितनी होगी उस हिसाब से होगा कि टेम्परेचर कम है ज्यादा है। इंसोलेशन जो है ये कहाँ से आती है? सूर्य से आ रही है, और इंसोलेशन जो है ये पोल्स तक जाते जाते कम होती है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंसोलेशन की जो कि आपको समझनी होगी। इसी टेम्परेचर का जो इंडिकेटर है इसमें हम लोग एक और चीज को भी देखते हैं, एक फिनोमेना है, जस्ट आपकी जीके के लिए बात कर रहे हैं कि शहरों में अक्सर गर्मियां काफी ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू विलेजेस। आई थिंक आप इस बात से सहमत होंगे। जब आप बड़े शहरों में जाते हैं तो देखते हैं कि कितनी ज्यादा हीट निकल रही है जनरली, क्योंकि वहां पर आपको नेचुरल इकोसिस्टम देखने को नहीं मिलता, बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलती हैं और आपको सड़कें देखने को मिलती हैं। यही फैक्टर है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें कंक्रीट होता है, मेटल होता है, एस्फाल्ट ऑफ रोड्स होता है। दे गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। तो जब दिन होता है तो ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और रात को यही वाली हीट जो है वो रिलीज होती रहती है। जो क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज। इसको दोस्तों हम लोग सिंपल भाषा में हीट आइलैंड इफेक्ट या फिर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको लेकर यूपीएससी सन 2013 में मेंस में एक 10 मार्क्स का सवाल पूछ चुकी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हमने केवल आपको एक हिंट दिया है कि टेम्परेचर जो है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखता है हमारे क्लाइमेट को, हमारे रोजाना के वेदर को भी इन्फ्लुएंस करने में। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आई विल स्पेंड सम टाइम कि ये एयर प्रेशर क्या चीज होती है। अब एयर प्रेशर बड़ा सिंपल है दोस्तों। प्रेशर हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने फिजिक्स में प्रेशर के बारे में पढ़ा होगा, हम लोग जब स्कूल में थे तो हमने पढ़ा होगा। तो प्रेशर क्या होता है कि जैसे ये कोई एयर का कॉलम है, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे धरती है, ये धरती का सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बीच में हवा का कॉलम है। ये दोस्तों जो हवा का कॉलम है ये कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, ठीक है। ये वाला जो कॉलम बड़ा है, जो मैंने यहाँ पे बड़ा कॉलम बना दिया, ये इतना बड़ा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। यहाँ पे एयर ज्यादा है
तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, राइट। सो एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि जितना यहाँ पे एयर होगी उतना जो यहाँ पे नीचे प्रेशर होगा, उस हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि जी हाँ, आपका प्रेशर अलग अलग हो सकता है। एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेस विद हाइट। अब देखिए इस डायग्राम को एक बार भूल जाइए, ये मैंने आपको केवल एक बार एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि किस तरीके से एयर प्रेशर जो है वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉलम ऑफ एयर। अब यहां पे देखिए ये मेरा सी लेवल है, ये दोस्तों मेरा सी लेवल है। अब इस सी लेवल पे ये वाला जो एरिया है यहां पर पूरा का पूरा इतना बड़ा कॉलम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, लेकिन जो ये वाली जो चोटी है जो कि आपको इस पर्टिकुलर चट्टान की देखने को मिल रही है, यहां पर तो केवल इतना सा एरिया यहां पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा और यहां पर इतना सारा एरिया प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। दोस्तों यही वाली बात है, इसको आप थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूं आपको, इसको इस तरीके से देखिए, जस्ट 1 सेकेंड। ये देखिए, तो यहां पर इतना सारा एरिया प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इसीलिए हाइयर है, यहां पर छोटा एरिया प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इसीलिए हमें यहां पर लोअर एयर प्रेशर देखने को मिलता है। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर और प्रेशर का भी आपस में काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जिसके बारे में हमने अभी ब्रीफली बात करी टेम्परेचर के बारे में, उसका प्रेशर के साथ भी काफी बड़ा संबंध होता है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई कि सी लेवल पे हमेशा हमें एयर प्रेशर ज्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग याद कीजिए कि जब आप लोग कभी पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रेशर कम हो जाता है। इनफैक्ट जो लोग थोड़े से बूढ़े होते हैं, थोड़ी एज में ज्यादा होते हैं, उनको श्वास लेने में भी तकलीफ होती है क्योंकि एयर प्रेशर कम हो जाता है। ये कहानी है आपके एयर प्रेशर की। इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल। हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। इसको समझना बहुत जरूरी है कि हॉरिजॉन्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर होता है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। इसको समझिए कि लो प्रेशर एरिया का किस तरीके से टेम्परेचर के साथ संबंध है। दोस्तों जिस एरिया में टेम्परेचर हाई होगा, आपका जो हवा का टुकड़ा है वो फैल जाएगा। अंग्रेजी में बात करें तो वो दोस्तों एक्सपैंड कर जाएगा। एक्सपैंड कर जाएगा तो हवा जो है, एक्सपैंड कर जाएगा तो हवा जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। द एयर गेट्स हीटेड एंड इट राइजेस। तो एयर जब जो गर्म हो जाती है, हल्की हो जाती है, एक्सपैंड कर जाएगा तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो हल्की हो जाएगी, वो राइज करना शुरू होगी। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। अभी आपको थोड़ी चीजें कम समझ आएंगी बिकॉज अगेन क्लास 7th एनसीईआरटी है, थोड़ा ज्यादा डिटेल में बात नहीं करी हुई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे इसमें होता क्या है कि बेसिकली आपका जो लो प्रेशर का एरिया इसमें कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी धरती का सरफेस है, तो यहाँ पर दोस्तों ये हवा का कॉलम है। यहाँ पे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो चुका है। टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा तो ये वाली जो हवा है ना, ये फैलना शुरू हो जाएगी, ये फैलना शुरू हो जाएगी और ये फैलेगी तो हल्की हो जाएगी, हल्की हो जाएगी तो ऊपर जाना शुरू करेगी, ऊपर जाना शुरू करेगी तो फिर उसके बाद आपको बहुत सारे प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं, जिसमें पहले क्लाउड्स आते हैं और क्लाउड्स के बाद आपको रेनफॉल देखने को मिलती है और इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे वेट वेदर बोल देते हैं। सिमिलरली हाई प्रेशर एरिया है, जहां पर आपका टेम्परेचर कम होगा वहां पर आपका हाई प्रेशर एरिया बनता है। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड। अब वही एग्जांपल ले लीजिए, जैसे यहां पर हम लोग आ जाते हैं तो यहां पर मान लीजिए कि ये टेम्परेचर जो है आपका सडनली वो गिर गया है। जब टेम्परेचर गिरेगा तो हवा जो है वो एक्सपैंड होने की वजह कॉन्ट्रैक्ट करेगी। हवा जो है वो एक्सपैंड होने की बजाय यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हैवी हो जाएगी, तो नीचे की तरफ रहेगी, ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। Heavy air sinks and creates a high pressure. High pressure is associated with clear skies, clear and sunny skies. उस केस में आपको बारिश देखने को नहीं मिलती, बादल देखने को नहीं मिलते क्योंकि हवा सारी नीचे आ जाती है। लेकिन हम ये हाई और लो प्रेशर के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? इंपॉर्टेंट तो ये है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा जो आपकी हवा होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। हमेशा आपकी जो हवा होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है और इसी को हम लोग विंड बोलते हैं। इसीलिए हमने समझा कि टेम्परेचर को पहले समझा, टेम्परेचर से ही प्रेशर डिटरमाइन होता है और प्रेशर से ही आपकी हवाएं चलती हैं। एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज विच इज नोन एज विंड्स। अब देखिए विंड्स की भी कई सारी टाइप्स होती हैं। ब्रीफली बात करेंगे, 3 तरह की विंड्स होती हैं। सबसे पहले आपकी परमानेंट विंड्स होती हैं, फिर आपकी सीजनल विंड्स होती हैं, उसके बाद आपकी दोस्तों लोकल विंड्स होती हैं। परमानेंट विंड्स की बात करें, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड्स। दे ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर। इतना ही ध्यान रखिएगा कि परमानेंट विंड्स में भी आगे सब टाइप्स हैं,
नंबर 1 यहाँ पे ट्रेड विंड्स है, नंबर 2 वेस्टर्लीज है, नंबर 3 यहाँ पे ईस्टर्लीज है। ये कॉन्स्टेंटली पूरा साल बहती रहती हैं। नंबर 2 पे आती हैं सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स में क्या है, जैसा इसका नाम है, ये डायरेक्शन चेंज करती हैं इन डिफरेंट सीजन्स, गर्मियों में कुछ और, सर्दियों में कुछ और। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं मॉनसून की, तो आजकल मॉनसून का जो सीजन का जो विंड चल रही है वो इस तरीके से चलती हैं। अगर ये इंडिया का मैप है तो इस तरीके से ये विंड्स की डायरेक्शन है। अब यही वाला जब बारिश पड़ेगी अक्टूबर नवंबर में तो विंड्स की डायरेक्शन इधर से आती है, तो सडनली रिवर्स हो गया, इसको हम लोग सीजनल विंड्स बोलते हैं। तीसरी तरह की विंड्स होती हैं लोकल विंड्स, जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे पे चलती हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। इसमें आपका सबसे अच्छा एग्जांपल है नॉर्दर्न प्लेन्स में चलने वाली जो लू है। जब आपका मई जून के महीने में आपने देखा होगा कि गर्म हवाएं चलती हैं, वो एक तरीके से लोकल विंड के एग्जांपल में आती हैं। चिंता ना करें, हम डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में आगे जा करके। अभी केवल समझ रहे हैं कि जी हाँ, विंड्स 3 तरह की होती हैं। और ये वाला जो आपका डायग्राम है, इसमें हम लोग केवल परमानेंट विंड्स को दिखाते हैं। यहाँ पर आपके जो अलग अलग प्रेशर की वजह से जो यहाँ पर बेसिकली अलग अलग जोन्स बने हुए हैं, उनमें परमानेंट विंड्स कैसे फ्लो करती हैं। मैंने अभी प्रेशर बेल्ट्स की बात नहीं करी है कि प्रेशर बेल्ट्स बेसिकली क्या हैं, कैसे बने हैं, लेकिन ये दोस्तों आप देखिए कि किस तरीके से पूरी धरती को इन विंड्स ने घेरा हुआ है। यहाँ पर ये वाली विंड्स इस तरीके से बह रही हैं, यहाँ पर ये वाली विंड्स इस तरीके से बह रही हैं, यहाँ पर ये वाली विंड्स इस तरीके से बह रही हैं, ठीक है। तो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हुई, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हुई, ये इस तरीके से आपकी विंड्स बह रही हैं। उसके बाद ये वाली विंड्स इस तरीके से बह रही हैं, ये वेस्टर्लीज हैं, ये वाली वेस्टर्लीज हैं। फिर ये पोलर ईस्टर्लीज हैं, ये वाली पोलर ईस्टर्लीज हैं। बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, हमेशा ध्यान रखिए कि विंड का जो आपका डायरेक्शन है वो किस तरीके से होता है। जहां से विंड ओरिजिनेट कर रही होती है दोस्तों, वो दिखाता है विंड का डायरेक्शन। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे कंपास ड्रॉ कर देता हूं कि ये मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, तो अगर मैं ये बोलूं कि विंड ऐसे आ रही है तो दोस्तों इसको नॉर्थ ईस्टर्ली विंड कहा जाएगा, बिकॉज ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रही है। अगर मैं ये बोलूं कि विंड जो है वो आपकी इस तरीके से आ रही है तो इसको हम लोग नॉर्थ वेस्टर्ली विंड बोलेंगे, क्योंकि ये इधर से आ रही थी, ये वाली इधर से आ रही थी, नॉर्थ ईस्टर्ली। इस तरीके से विंड्स की डायरेक्शन को समझिए, इस मैप को देखिए पॉज करके, आपको कुछ बेसिक समझ आएंगे। प्रेशर बेल्ट्स कैसे बनी, क्यों बनी, किसका नाम हाई प्रेशर बेल्ट क्यों है, लो प्रेशर बेल्ट क्यों है, सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। अभी के लिए केवल इतना जान लीजिए कि ये वाली परमानेंट विंड्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर मैप में आपको दिखाई गई हैं। तीसरा इंडिकेटर हमारा क्लाइमेटोलॉजी का होता है मॉइस्चर, यानी कि ह्यूमिडिटी। अब देखिए धरती के ऊपर पानी है, पानी का जब वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन होना शुरू होता है, from land and different water bodies, it becomes the water vapor. Moisture in the air at any time is known as humidity. जैसे जैसे एयर जो है वो गर्म होती रहती है, its capacity to hold the water increases, thus it becomes more and more humid. यहाँ पर क्या है कि बेसिकली क्या होता है, मॉइस्चर जैसे जैसे जो हवा में होता है उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है। मैंने बताया कि जैसे आपका टेम्परेचर मान लीजिए बढ़ता रहता है दोस्तों, जब टेम्परेचर जो बढ़ता रहता है ना, तो हवा फैलती रहती है, हवा जो है वो फैलती रहती है, और हवा जब फैलती रहती है तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है इन टू होल्ड द वाटर वेपर। और जैसे जैसे इसकी कैपेसिटी बढ़ती रहती है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये ह्यूमिड और हो चुकी है। और यही वाली हवा जब इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, ह्यूमिड हो जाती है, यही वाली हवा आगे जाकर के बेसिकली क्लाउड्स बनाती है, उसी से आपकी बारिश देखने को मिलती है। और इसी से जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रेसिपिटेशन का। व्हेन द वाटर वेपर राइजेस इट स्टार्ट्स कूलिंग। वाटर वेपर कूल होने के बाद कंडेंस होना शुरू करता है। जैसे अगर आप एक ठंडे ग्लास, एक पानी के ग्लास में ठंडा पानी डालेंगे तो धीरे धीरे वो बाहर कंडेंसेशन होना शुरू होगा, जो बाहर पानी के ड्रॉपलेट्स हैं, कॉजिंग द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी, ये नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं एज प्रेसिपिटेशन। अब नीचे गिरने के तरीके भी अलग अलग हैं। कहानी शुरू हुई थी मॉइस्चर से, ह्यूमिडिटी से, लेकिन कहानी बढ़ते बढ़ते पहुंच गई वाटर वेपर पे और क्लाउड फॉर्मेशन पे और प्रेसिपिटेशन पे। लेकिन प्रेसिपिटेशन होने के बहुत तरीके हैं, जरूरी नहीं कि केवल बारिश ही हो। इट कैन स्नो ऑल्सो, इट कैन स्लीट ऑल्सो, इट कैन हेल ऑल्सो। ये सब चीजें क्या है अगेन डिस्कस करेंगे आगे जाकर के। लेकिन हाँ, आप जान लीजिए कि प्रेसिपिटेशन में ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। रेनफॉल, स्नोफॉल, स्लीट, हेल स्टॉर्म, आपको सभी चीजें ये प्रेसिपिटेशन के ही तरीके हैं। यहां पर अगर हम बात करें क्लास 7th में, तो दोस्तों रेन के कुछ टाइप्स की बात करी हुई है। ब्रीफली बताऊंगा कि प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म, इट इज कॉल्ड एज रेन। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। जो आपका
प्रेसिपिटेशन लिक्विड फॉर्म में नीचे गिरती है, सबसे सिंपल प्रेसिपिटेशन उसको रेनफॉल कहा जाता है। और ये वाला जो आपका रेनफॉल है, ऑब्वियसली इसके बहुत फायदे होते हैं क्योंकि रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फ्रेश वाटर लेकर आती है। रेनफॉल कम होगी तो सूखा पड़ जाएगा, रेनफॉल ज़्यादा होगी तो फ्लड्स आते हैं। तो रेनफॉल की काफ़ी अहमियतें भी होती हैं। रेनफॉल की कई सारे टाइप्स होते हैं, इनको हम लोग काफ़ी डिटेल में समझेंगे एंड थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा। क्लास 11th में जाकर के इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पर 3 तरह की रेनफॉल्स होती हैं। पहली आपकी रेनफॉल होती है बेसिकली कन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरी आपकी रेनफॉल होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, तीसरी आपकी रेनफॉल होती है साइक्लोनिक रेनफॉल। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफली डायग्राम बनाया हुआ है कि कैसे ये कन्वेक्शनल होती है, कैसे ओरोग्राफिक होती है, कैसे साइक्लोनिक होती है। अभी इसमें लेकिन आपको जाना नहीं है बिकॉज ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। इनफैक्ट ये इतना कंफ्यूजिंग है कि एवरी रेनफॉल विल रिक्वायर अ सेपरेट लेक्चर जिसमें कि मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा कन्वेक्शनल क्या है, ओरोग्राफिक क्या है, साइक्लोनिक क्या है, तीनों की जो विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं। अभी केवल इतना समझ लीजिए कि जी हाँ, हमने ब्रीफली तीनों तरह के इंडिकेटर्स की बात कर ली है जो भी हमारे क्लाइमेटोलॉजी के इंडिकेटर्स होते हैं। फिर से दोहरा रहा हूँ, क्लाइमेटोलॉजी के 3 इंडिकेटर्स होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। ये तीनों तरह के जो इंडिकेटर्स हैं इनके बारे में ब्रीफली हमने बात करी है, किस किस तरीके से ये चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे इनके अंदर प्रोसेसेस होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में आगे जाकर के बात करूंगा। फिलहाल के लिए हम लोग क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। दोस्तों, इसी क्लास से जुड़े हुए जो MCQs हैं उनको अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप लोग डेफिनेटली आइए। इस क्लास का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। ये क्लास टेक्स्ट बुक ऐप पे होने वाली है। उसी नोट पे आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।